अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1371वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सिर्फ़ ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से दिल्ली में जयपुर हॉस्पिटल में कल 25 पेशेंट्स की जान चली गई। आज से 3 दिन पहले महाराष्ट्र के नासिक में 24 पेशेंट्स की जान ऑक्सीजन लीक होने की वजह से चली गई। और ये जितने मरने वाले हैं पूरे देश के अंदर, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मीडिया आपको जो फिगर बता रहा है वो झूठ है। रोज़ाना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो सब झूठ है, बल्कि आंकड़े उससे कई गुना ज़्यादा है रियलिटी में अगर चेक किए जाए तो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जितने भी मरने वाले हैं, इनके मरने का सिर्फ़ एक रीज़न, अगर इन तमाम लोगों को टाइम पर ऑक्सीजन मिल जाता था, मेडिसिन मिल जाती थी, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता था, तो मरने वालों का फ़िगर इतना ज़्यादा नहीं होता था। ये मरने वालों का जो फ़िगर बढ़ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनको टाइम पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, टाइम पर मेडिसिन नहीं मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलने की वजह से। उसका रीज़न है, जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है, ख़ुद उन्होंने ये बात एबीपी न्यूज़ पे बताई कि हमारे देश की आबादी 135 करोड़ और हमारे यहाँ पूरे देश में जो बेड्स है वो है सिर्फ 20 लाख। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप सोचो कि हमारे पड़ोस में चाइना भी एक मुल्क है, हमारे से ज़्यादा वहाँ की आबादी है। फिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि चाइना में सिर्फ चंद महीनों के अंदर उन्होंने कोरोना पे काबू पा लिया, कंट्रोल पा लिया, और आज चाइना जो है 100वें नंबर पे है। इतना नीचे गिर चुका है कोरोना के केसेस के मामले में कि डेली का वहाँ पे एक केस या वो भी नहीं। आज चाइना की हालत ये है, यानी चाइना ने शुरू में जो वहाँ पे केस इंक्रीज़ हो रहे थे 80,000 85,000, उसी टाइम पे उस पर ऐसा ब्रेक लगाया कि अभी 90,000 पे जाके चाइना रुक गया। और फिर चाइना ने पूरे साल जो चाइना की इकोनॉमी ने ग्रोथ किया है, अब आपको हैरत होंगी सुन कर के चाइना ने खुद अपने ही सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और उनका जो जीडीपी था वो 2-4% से और ज़्यादा बढ़ गया। यानी जहाँ कोरोना की वजह से दुनिया बेहाल है, दुनिया में कारोबार ठप है, वही चाइना की इकोनॉमी वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या रीज़न है इसका? आज हम ये पूरे केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि भारत में आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और चाइना जो है इतना आगे निकल गया, उसके रीज़न्स क्या है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली चीज़, हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम ये सबसे बड़ा बुनियादी जो हमारे कमज़ोरी का, हमारे तरक्की नहीं करने का जो रीज़न है वो यही है। देश आज़ाद होके 70 साल हो चुके हैं, तब से लेके आज तक हमारे हर न्यूज़ चैनल पे भी आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करके और यूज़ करके कि मुसलमान देश के लिए ख़तरा है, इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इनको जब पाकिस्तान मिल गया था तो ये पाकिस्तान क्यों नहीं गए। फिर हमारे लिए सीए एनआरसी के कायदे कानून ख़ास इसीलिए बनाए गए ताकि मुसलमानों को किसी भी तरह से कैप्चर किया जा सके या मुसलमानों का जीना जो है वो मुश्किल किया जा सके। इसी वजह से हर लाइन से आपने देखे होंगे पिछले सालों में हिंदू मुस्लिम को लेकर जो मॉब लिंचिंग के भी वाक़यात हुए, और जिस तरीक़े से यानी कई ऐसे मुसलमान नौजवान थे तकरीबन 80 से 90 तक, जिनकी जानें सिर्फ मॉब लिंचिंग की वजह से चली गई, हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफ़रत फैलाकर। अब मेरा ये सवाल है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम लोग पिछले 70 साल से ये खेल खेल रहे हैं, इसका रिज़ल्ट हमको क्या मिला? मतलब कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना हमको। उसका बेनिफिट हमको ये मिला कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और भारत
दोनों आपस में कम से कम 4 से 5 मरतबा लड़ चुके हैं और दोनों की आपस की लड़ाइयों की वजह से भी जो दोनों का डिफेंस का बजट है वो हर साल बढ़ता गया। इसलिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ख़र्चा करने की बजाय इसी मसले के ऊपर हमारा ख़र्चा होता रहा। अभी भी हमारा जो डिफेंस का बजट है वो तकरीबन है 5 लाख करोड़ और हमारा हेल्थ का बजट पिछले सालों तक 35,000 करोड़ था, जिसको अभी कोरोना की वजह से 60,000 करोड़ किया गया। तो भी मेरा ये सवाल है कि 60,000 करोड़ और 5 लाख करोड़ दोनों के बीच में आप फ़र्क देख सकते हैं। तकरीबन जो है 10 गुने का फ़र्क है कि जहां आपके हेल्थ केयर पे आप सिर्फ 60,000 करोड़ ख़र्चा कर रहे, वहीं पे आप डिफेंस के लिए नए नए हथियार ख़रीदने के लिए, नई नई जो है पूरी टेक्नोलॉजीज़ ख़रीदने के लिए, और फ़ायदा क्या है, पाकिस्तान भी गरीब से गरीब होता गया और भारत का भी ये हाल है कि आज हमारे पास में मरीज़ों को देने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। तो मेरा सवाल यही है कि अगर हम चाइना पे गौर करेंगे तो चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पूरे चाइना में आपको कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं मिलेगा, कहीं पूरे चाइना में धर्म की बात आपको नहीं मिलेंगी। चाइना में सबको पूरा फ्रीडम है और चाइनीज़ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ में, चाइना के आजू बाजू में भी 14 कंट्रीज़ है जिनके साथ में चाइना का बॉर्डर मिलता है। हमने सीखना चाहिए चाइना से और हमको पता होना चाहिए कि जब भारत से अंग्रेज़ गए थे उन्होंने भारत को वेल डेवलप बना कर गए थे, भारत में ट्रेनें देकर गए थे, भारत में रेलवे स्टेशंस देकर गए थे, भारत की इकोनॉमी को उस लेवल पे पहुंचा कर गए थे कि भारत के 1 रुपये में 4 पाउंड आया करते थे, यानी $8 में 1 भारतीय रुपया मिलता था। अंग्रेज़ों ने भारत को वो लेवल पे लेकर गए थे। लेकिन आज़ादी के बाद में हमारे देश के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान अलग हुए, एक दूसरे से लड़ने में और एक दूसरे के डिफेंस में ही हमारा पूरा बजट ख़त्म हो गया पिछले 70 सालों में। चाइना ने क्या किया, जबकि चाइना उस ज़माने में हमारे से ज़्यादा गरीब था, खाने को नहीं था चाइना में सिर्फ भूख की वजह से 5 करोड़ लोगों की जानें गई हुई है, सिर्फ भूख, खाना नहीं होने की वजह से। वो भी 1960-65 की कुछ बात है। आपको पता होना चाहिए ऐसी भूखमरी चाइना के अंदर थी। ये जो हम लोग देखते हैं ना, चाइना के लोग कुछ भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, चूहे खा लेते हैं, ये सब उन्होंने क्यों शुरू किए? ये मजबूरी की वजह से कि 1960 के पीरियड में जब चाइना में पूरे एक कहत पड़ गया था, वहाँ पे अनाज की पैदावार नहीं हो रही थी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सबक दिया हुआ हूँ। तो उस वजह से चाइना के लोगों को फिर जो नज़र आने लगा वो खाने लगे, तो वो एक उनकी हैबिट बन गई जो अब तक चलती आ रही है। तो बहरहाल चाइना ने यह सबक सीखा, फिर उन्होंने अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया। हमारे से ज़्यादा जो गरीब चाइना था, हमारे से ज़्यादा जो पिछड़ा हुआ मुल्क था, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, और हमारे पास अंग्रेज़ों ने हमको वेल डेवलप करके गए थे। उसके बावजूद आज हमने चाइना से कितना आगे रहना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पे डिफेंस का बजट 5 लाख करोड़ होता है और हेल्थ का बजट जो है वो सिर्फ 60,000 करोड़। और चाइना को हमारे कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो वहाँ का हेल्थ का बजट है 8 लाख करोड़। अब आप सोच सकते हैं हमारे डिफेंस के बजट से भी ज़्यादा वहाँ पे हेल्थ का बजट है 8 लाख करोड़। 6.58 ट्रिलियन युआन RMB ये चाइना का हेल्थ का बजट है हर साल का। 8 लाख करोड़ उन्होंने अपने हेल्थ केयर के ऊपर ख़र्चा किया। तो चाइना के पास इतना पैसा कहाँ से आया? क्योंकि चाइना को डिफेंस पे ख़र्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनका डिफेंस का जो बजट है वो ज़ीरो है हमारे मुकाबले में। उसका रीज़न ये है कि उनको अतराफ़ के जो उनके 14 देश है उन्होंने सबको अपना दोस्त बना के रखा हुआ है। हर देश के साथ चाइना के रिलेशंस ऐसे है कि सबके बॉर्डर ओपन है उनके। अब मैं आपको वो 14 के 14 देश गिनाता हूँ और बताता हूँ कि चाइना के उनसे रिलेशंस कैसे हैं। नेपाल और चाइना के बीच में हाईवे है, आप रोड से चाइना में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाजू में है भूटान,
भूटान और चाइना के बीच में भी हाईवे है। उसके बाजू में है बर्मा, बर्मा और चाइना के बीच में भी हाईवे है। उसके बाजू है लाओस, लाओस और चाइना के बीच में भी हाईवे है। उसके बाजू है वियतनाम, वियतनाम और चाइना से रोज़ाना ट्रेनें चलती है दोनों मुल्कों के बीच में, और दोनों मुल्कों के बीच में हाईवे भी चलते हैं। फिर हम आते हैं तो उसके बाद शुरू होता है चाइनीज़ ईस्टर्न सी, और उसको क्रॉस करने के बाद में फिर ऊपर आता है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया तो चाइना के लिए ऐसा है जैसे ख़ुद उसका अपना एक स्टेट है, इसलिए कि नॉर्थ कोरिया को हर चीज़ जो जाती है चाइना से ही जाती है। तो नॉर्थ कोरिया और चाइना के बीच में भी नॉर्मल ट्रेन चलती है, रोड है, हाईवेज़ है, दोनों के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ एक नदी है, बस वो नदी ही नॉर्थ कोरिया और चाइना का बॉर्डर है। नदी क्रॉस करके उधर चले गए तो नॉर्थ कोरिया, इधर आ गए तो चाइना। फिर उसके बाजू में है रशिया का बॉर्डर, रशिया का बॉर्डर है। अब आपको पता होना चाहिए कि रशिया इतना बड़ा मुल्क है और चाइना भी बहुत बड़ा मुल्क है, उसके बावजूद चाइना और रशिया के बीच में ऐसे दोस्ताना रिलेशंस है। रोज़ाना एक ट्रेन वो बीजिंग से निकलती है मॉस्को के लिए, उसको कहते हैं साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। तकरीबन वो 10 से 12 दिनों का सफ़र होता है, और डेली वो ट्रेन जब निकलती है चाइना यानी बीजिंग से, तो मंगोलिया होते हुए वो जो है पूरे रशिया को क्रॉस करती है, साइबेरिया को क्रॉस करती है और मॉस्को पहुंचती है। इतने अच्छे रिलेशन है उसके अपने पड़ोसियों के साथ कि ट्रेन का सफ़र हो रहा है मॉस्को और बीजिंग के दरमियान में, वो भी डेली। और मंगोलिया तो एक छोटा सा गरीब मुल्क है, यानी है तो वैसे बहुत बड़ा, लेकिन आबादी के हिसाब से बहुत छोटा है। वो तो पूरा डिपेंड ही चाइना पे है। वहाँ के लोग तो बेचारे रोज़ाना सुबह में चाइना आते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को अपने मुल्क में चले जाते हैं। उसके बाद मंगोलिया के नीचे हम आते हैं कज़ाकिस्तान, अलमाटी और उरुमकी। उरुमकी जो है, जो शिनजियांग है, जो जहाँ पे मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी है चाइना में, उरुमकी और अलमाटी के दरमियान में दिन में से 10 मरतबा ट्रेन चलती है, जैसे अपने वहाँ लोकल चलती होंगी, दोनों मुल्कों के बीच में, कज़ाकिस्तान और चाइना के दरमियान में। फिर नीचे किर्गिज़िस्तान है, तो किर्गिज़िस्तान चाइना दोनों के बीच में भी ट्रेन भी चलती है, हाईवे भी मौजूद है। अच्छा, ये जितने मुल्कों का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, हाईवे के अलावा इन मुल्कों के अंदर ऐसे 4-4, 5-5 पॉइंट है जहाँ से आप पैदल किर्गिज़िस्तान जा सकते हैं, आ सकते हैं, कज़ाकिस्तान जा सकते हैं, आ सकते हैं, मंगोलिया जा सकते हैं, आ सकते हैं। फिर किर्गिज़िस्तान के नीचे हम आते हैं तो ताजिकिस्तान, फिर उसके नीचे अफ़गानिस्तान, उसके नीचे पाकिस्तान। ये 13 मुल्क हो गए। ये 13 मुल्कों के साथ में चाइना के हाईवे है, चाइना का बॉर्डर ओपन है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। अब 14वां जो देश है चाइना के साथ जिसका बॉर्डर मिलता है वो है हमारा भारत। लेकिन अब चूँकि हमारी लड़ाई है इधर चाइना से भी, उधर पाकिस्तान से भी, तो चाइना के साथ में भी हमारे बॉर्डर बंद है। हमको अगर चाइना जाना है तो हम बाय रोड नहीं जा सकते, या तो हमने प्लेन से जाना है चाइना को, बस यही रास्ता है। लेकिन बाकी 13 जो देश है चाइना के आजू बाजू अतराफ़ में, सारे देशों के लिए चाइना ने अपने रोड के बॉर्डर खोल दिए हुए हैं। पैदल आइए, पैदल जाइए, रोड से आइए, रोड से जाइए, ट्रेन में आइए, ट्रेन में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी उसको डिफेंस की ज़रूरत ही नहीं है। यानी उसको भी जो डिफेंस है उसका खाली उसका जितना हिस्सा भारत के बॉर्डर से मिला हुआ है उतने ही हिस्से पे उसको आर्मी खड़े करने की ज़रूरत पड़ी है। बाकी पूरे बॉर्डर उसके दुनिया भर के साथ में, यानी जो बाकी 13 देश हैं उनके साथ में ओपन है। तो डिफेंस पे ख़र्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पैसा उनका डिफेंस का बच रहा है वही पैसे को उन्होंने वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हॉस्पिटल्स पर। अब आप देखो चाइना का हाल ये है कि जब शुरू में कोरोना की बीमारी शुरू हुई थी, उन्होंने सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटल बनाया था, सिर्फ 10 दिनों के अंदर, ओनली इन 10 डेज़, उन्होंने पूरा हॉस्पिटल खड़े कर दिया, पूरी मशीनरीज़ के साथ में, पूरी सारी एक्टिविटीज़ के साथ में। और 10वें दिन जो है वो हॉस्पिटल में मरीज़ों का इलाज भी शुरू हो गया।
तो मैंने आपको ये सारा टेक्निकल जो एनालिसिस किया हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए कि हमारे देश के अंदर हम पाकिस्तान से पिछले 4 लड़ाइयाँ हमने लड़ी, और हमारे यहाँ पे ये बात को जो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में, मुसलमान मुग़लों ने ऐसा किए, मुसलमानों ने वैसा किया, अरे इनको पाकिस्तान मिल गया था, ये गए नहीं अभी तक, ये बातें फैला के मुझे आप बताओ हमारे हाथ में आया क्या, क्या मिला हमको, हम कहाँ पहुँचे, ये सब करके भी हमने कौन सी अपनी तरक्की कर ली। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। आज अगर ये सारे हालात देखकर भी हम देख रहे हैं ना ऑक्सीजन ढंग का है ना मेडिसिन ढंग की है, इसके बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती है तो मैं समझता हूँ अभी तो हमको रेड जोन में डाला हुआ है। पता नहीं और आगे दुनिया के देश क्या कदम उठाएंगे। अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।